नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी विजय के लिए दिल्ली में मंथन चल रहा है। बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। यूपी सांसदों की दिल्ली में बैठक, सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 2022 चुनाव में जीत को लेकर महामंथन हो रहा है। अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र की बैठक आप देखिए, बाकायदा पश्चिमांचल की बात करें, अवध की बात करें, हम बुंदेलखंड की बात करें या पूर्वांचल की बात करें, क्षेत्र के मुताबिक पहले खाका तैयार किया गया है, जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और 2022, इसे सिर्फ 2022 मत समझिए, क्योंकि इस चुनाव के नतीजों से 2024 का मैसेज भी जाएगा। अगर आप कल पूरे कार्यक्रम को देखें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस तरह से सांसदों से बात की और उन्हें एक मंथन में जो ओवरऑल लबोलवाब निकल के आया, उसमें यही था कि संदेश बहुत महत्वपूर्ण जाएगा, इसलिए हमें जी जान से इस चुनाव को लड़ना है, तैयारी करनी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे। वो आज बागपत भी जाएंगे, दिल्ली से बागपत जाएंगे। सीएम जिला अस्पताल का वो निरीक्षण करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के बाद वापस दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में मीटिंग चल रही है, जैसे कि हमने आपको अपनी पहली खबर में बताया भी। तो बागपत का एक कार्यक्रम है और उसके बाद मुख्यमंत्री वापस आएंगे दिल्ली। बहुत ज्यादा फासला नहीं है दिल्ली और बागपत के बीच में, तो जाएंगे बागपत और फिर वहां से वापस आ जाएंगे जिला अस्पताल का निरीक्षण करके, क्योंकि जो मीटिंग चल रही है, जो महामंथन चल रहा है, उसमें वो फिर से शामिल। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिपरिषद में शामिल सभी 43 नए मंत्रियों को 15 अगस्त के बाद से जनता से सीधे संवाद का निर्देश दिया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से इन मंत्रियों को लिखी चिट्ठी में जन आशीर्वाद यात्रा करने का निर्देश है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सभी मंत्रियों को इस तरह के कार्यक्रम बनाने का निर्देश दिया गया ताकि वो कम से कम 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र और 4 से 5 जिले को अपनी यात्रा के दौरान कवर कर लें। यात्रा के दौरान धार्मिक, साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी, शहीदों के परिवार और जानी मानी जो हस्तियां हैं, उनसे मिलने का भी निर्देश दिया गया है। और ये बीजेपी का स्टाइल रहा है। दरअसल आपने 2019 के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें भी बीजेपी ने इस स्टाइल को फॉलो किया, ये एक इनका तरीका है और उसका ही वो जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। जो मिनिस्टर बन के गए हैं वो कम से कम 4 लोकसभाओं का दौरा करते हुए अपनी लोकसभा में जाएंगे और आभार प्रकट करेंगे जनता के कि उन्होंने ये आशीर्वाद लेना तो सिर्फ हमारा कर्तव्य है कि लोगों से आशीर्वाद ले, लेकिन अभी क्या होगा उसकी अभी कल्पना की जा रही है। अभी कोई रचनात्मक घर घर तक जाएंगे मंत्री आशीर्वाद लेने? देखिए, उसके बारे में पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये बात है कि जितना ज़्यादा लोगों से मिल सकेंगे वो मिलेंगे। तो सब सांसदों को बूथ से लेकर और प्रदेश तक सब प्रकार के कार्यक्रमों में जुटना चाहिए, जुटेंगे और इस प्रकार का खाका बनाए, फिर से बूथ बनेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है। बैठक में कुछ नहीं, बैठक केवल एक प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की ऐसे समाज को प्रतिनिधित्व दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो गौड़रिया समाज से हैं। उन्होंने एक भोज दिया था, सबको बुलाया था, तो विशेष रूप से उसके लिए आए थे। तो कुल मिलाके जो नए मंत्री हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। सुपर एक्टिव मोड में बीजेपी हमेशा रहती है और इलेक्शन की अगर हम बात करें तो उस सूरत में सबसे ज्यादा तो यहाँ पर जिम्मेदारियां दी गई हैं और कहा गया है कि आप 4 से 5 लोकसभा क्षेत्र, जिलों को कवर कीजिए और जो उस क्षेत्र की सम्माननीय हस्तियां हैं, जिन लोगों का बड़ा योगदान है, सरकार की जो योजनाएं हैं, लोगों के जो फीडबैक है, आप सब इकट्ठा कीजिए। एक तरह से ये महामंथन है। दो 2022 में बीजेपी विकास और विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसको लेकर पार्टी ने एक बुकलेट जारी किया है। इस बुकलेट में सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर है। बुकलेट में पीएम मोदी और सीएम योगी की भी तस्वीर है। बुकलेट में योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं और विकास के कामों का लेखा जोखा पेश किया गया है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने ताल ठोक दी है और इस क्रम में सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भाजपा ने प्रदेश में 4 वर्ष के विकास की पुस्तक जारी की है। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से भरी इस बुकलेट को पहली बार बिल्कुल अलग तरीके से प्रकाशित किया गया है। बुकलेट में सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर है। बुकलेट में पीएम मोदी और सीएम योगी की भी तस्वीर लगाई गई है।
बुकलेट में योगी सरकार के काम गिनाए गए हैं और विकास के कामों का जिक्र भी हुआ है। चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। इसी चुनावी वर्ष में सरकार और संगठन दोनों ही पूरी तरह से चुनाव के मोड में आ चुके हैं। इस बुकलेट के जरिए सरकार द्वारा किए गए कामों को हाईलाइट किया गया है। सबसे ज्यादा टेस्ट और टीकाकरण, 1,80,000 कोविड बेड, 194 ऑक्सीजन प्लांट संचालित, बच्चों को निःशुल्क दवाई किट, निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, जेवर एयरपोर्ट से लेकर न्यू फिल्म सिटी और नए मेडिकल कॉलेज तक का जिक्र इस बुकलेट में किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को 1 साल पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी आज देश भर के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। इसमें शिक्षक, छात्र और अभिभावक सभी शामिल होंगे। इस मौके पर वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। इनमें सबसे अहम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम, स्थानीय भाषाओं में इंजीनियरिंग कोर्स की शुरुआत शामिल है। खास बात यह है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में पढ़ाई बीच में छोड़ना अब बेकार नहीं जाएगा, बल्कि क्रेडिट के रूप में जमा रहेगा। जब भी चाहेंगे उसे दोबारा वहीं से शुरू कर सकेंगे या फिर नए कोर्स के दाखिले में उसका लाभ मिल जाएगा। छात्रों के लिए यह स्कीम काफी फायदेमंद होगी। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने पिछले 29 जुलाई को ही मंजूरी दी थी। और इसी बीच गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। शातिर बदमाश नसरू गिरफ्तार हुआ है। लोनी बॉर्डर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। अवैध असलहा मोटरसाइकिल इसके पास से बरामद हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है और ये अवैध असलहा मोटरसाइकिल इसकी बरामद हुई है। लंबे समय से तलाश थी। इसके पैर में गोली लगी और फिर इसे गिरफ्तार किया गया है। नाम इसका नसरू बताया जा रहा है। खबर रायबरेली से है। एक अपराधी यहां पर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में चेकिंग के दौरान अपराधियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस एसओजी ने भी जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। 2 बदमाश भाग निकले हैं। कॉम्बिंग अब तेज कर दी गई है। ये भी तस्वीरें हम आपको रायबरेली से जो आई हैं वो दिखा रहे हैं। आयकर विभाग ने एसएन के पान मसाला कंपनी के कई ठिकानों पर छापा मारा। ये छापे देश भर में एक साथ मारे गए। कानपुर के साथ जालौन में भी छापा मारा गया। एसएन की कंपनी पर इनकम टैक्स चोरी का आरोप है। औरई में आयकर विभाग की 4 टीमों ने जो है छापा मारा है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। कानपुर और जालौन में छापेमारी की गई है। पान मसाला कंपनी, आयकर इनकम टैक्स की चोरी का इन पर आरोप है, आयकर चोरी का, और उसी वजह से ये छापेमारी की गई है। अलग अलग जगहों पर 6 अलग अलग टीमों ने छापा मारा है। मुजफ्फरनगर की नई थाना मंडी कोतवाली क्षेत्र में केमिकल का रिसाव हो गया। रिहायशी इलाके में गोदाम होने की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गैस रिसाव की वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने जब पानी डालकर लीकेज रोकने का प्रयास किया तो गैस का रिसाव तेज हो गया। काफी मुश्किल के बाद दमकल की टीम ने गैस रिसाव पर काबू पाया। प्रयास किया जा रहा है कि उस रिसाव को बंद कर दिया जाए। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है और क्षति तो अब वही बताएंगे कि हाँ कितने कीमत की है, क्या है, कैसे है। लेकिन फिर किस तरह का नुकसान होने की आशंका? अरे इससे तो जान भी जा सकती है। अगर बड़े पैमाने पर रिसाव हो जाए तो मान लीजिए कि जब नाक कान गला जल रहा है, चोक कर जा रहा है, तो कोई भी श्वसन क्रिया बाधित हो सकती है। तो सर इन पर कार्रवाई भी की जा सकती है सर? ये तो अब तो मैं आज संज्ञान में आया है। मैं जिला प्रशासन के संबंध में लिखा पढ़ी करूँगा। खबर जौनपुर से है। फूड पॉइजनिंग से 4 की मौत हो गई है। 2 बच्चे, महिला और युवक ने दम तोड़ दिया है। 1 हफ्ते के भीतर 4 की मौत हुई है। 12 बीमार अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। दावत में मांस खाने से इनकी हालत बिगड़ी है। इन्होंने नॉनवेज खाया था और स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात किया गया है और दवाइयां भी लोगों में बांटी जा रही हैं। तो फूड पॉइजनिंग हुई। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। क्या बहुत पुराना नॉनवेज था, क्या था आखिर, ये जांच का विषय है। पहले तपती गर्मी से परेशान लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब बारिश आफत बनकर आ गई।
कानपुर देहात में बारिश की वजह से घर की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से पति पत्नी की जान चली गई। मुजफ्फरनगर में एक कच्चा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हादसे में घर में सो रहे 7 लोग मलबे में दब गए हैं। शामली में भी 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। यहां भी एक मकान भरभरा कर गिर गया। घर में मौजूद लोगों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। सहारनपुर में बिजली गिरने से मकान जमींदोज हो गया। परिवार वालों की जान बाल बाल बची। उधर उन्नाव में गंगा में पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा का बहाव बहुत तेज हो गया है। गंगा चेतावनी बिंदु से महज कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर बह रही है। इसके बावजूद गंगा में युवा स्टंटबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। छोटे बच्चे बड़े सभी पानी में नहाते नजर आ रहे हैं। तेज बहाव की वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। गंगा जी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है, जिसके बाद अधिकारी तो अलर्ट है, लेकिन लोग यहां पर लापरवाही बरत रहे हैं, जिसको लेकर तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो बच्चे हैं ये नाव के पास हैं। वहीं जो दूसरी तरफ अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो लोग जो तेज बहाव होने के बाद भी गंगा में स्नान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए लापरवाही बरत साबित हो सकता है। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव। तो लापरवाही देखिए जरा, हर बात पर प्रशासन से सवाल करते हैं। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाली टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और क्विज में हिस्सा लीजिए। जुड़िए न्यूज़ 18 से और रोज खेलिए क्विज और जीत लीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर हरदोई से है। हरदोई के टडियामा थाना इलाके में तैनात कुछ खाकी वर्दीधारियों की दारू पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ वर्दीधारी बैठकर दारू पार्टी कर रहे हैं। एक शराब के नशे में हंगामा कर रहा एक शख्स, तो ये लोग होमगार्ड और PRD के जवान बताए जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अफसरों ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। PRD जवान और होमगार्ड का वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। इस प्रकरण में हम लोगों द्वारा संज्ञान में लिया गया है और यह पुलिस जैसे अनुशासित बल के लिए उचित नहीं था और इसमें हम लोगों द्वारा सख्त कार्रवाई लिखित रूप में की जा रही है। कोरोना काल में ना जाने कितने लोग अनाथ हुए। आज हम आपको मेरठ के रहने वाले ऐसे 2 परिवारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को खो दिया। आंखों से बहते आंसू अब शायद ही कभी रुक पाएंगे। इन आंखों से छलकता दर्द शायद ही कभी रितिका छिपा पाएगी। ये दर्द किसी और ने नहीं बल्कि कोरोना रूपी दानव ने दिया है। ये परिवार मेरठ का रहने वाला है, जिस पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि बयां करने के लिए अल्फाज भी नहीं है। इस मासूम बच्चे को देखिए, जिसने आंखें भरकर अपने पापा को देखा ही नहीं। उसके सर से पिता का साया उठ गया। घर में इकलौते कमाने वाले आलेख सक्सेना की मौत के बाद उनकी पत्नी और बुजुर्ग माता पिता की मानो दुनिया ही उजड़ गई। एक प्राइवेट नौकरी के जरिए घर का खर्चा उठाने वाले आलेख की मौत के बाद परिवार बेसहारा हो गया। DM ऑफिस से भी फ़ोन आते हैं, लोग आते हैं, हेल्प कर रहे हैं। और एक बार हमने मंगाया भी है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी हमारी बेटी की जॉब की एक प्रॉब्लम है। अगर बेटी की जॉब हो जाएगी तो ये घर फिर से चलेगा। अब जो बेटा चला गया वो तो चला ही गया, वो तो वापस आना नहीं है। बुजुर्ग माता पिता का कहना है कि आज उनके साथ अगर कोई फौलाद बनकर खड़ा है तो वो सरकार है। वो कहते हैं कि अगर सरकार न होती तो वो दाने दाने को मोहताज हो जाते। आलेख की पत्नी कहती हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से बच्चे के लालन पालन के लिए 4000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से मदद शुरू हुई है। बस मैं यही कहूँगी कि डियरनेस आप देख रहे हैं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अभी ये छोटा है, पढ़ने लायक नहीं है, पर जब ये पढ़ने लायक हो रहा तब तो मेरे ऊपर भारी बोझ बढ़ जाएगा पैसे का। बस ये छोटी सी जॉब कॉन्टिनेंटल में ही मिल जाए या कहीं भी गवर्नमेंट हमें दिला दे कि जिससे इनकी पढ़ाई लिखाई बीमारी हारी। ऐसा नहीं है अभी भी बीच में बीमार पड़ा था, पैसे खर्च हुए, तो ये सब उन्हीं सब जो गवर्नमेंट हमें सुविधा रही है उन्हीं में से खर्च हुए। ये CM जो मुख्यमंत्री जी ने बाल सेवा योजना किया था उसमें मुझे 3 महीने का इस साथ 12,000 रुपये मिला है।
कुछ ऐसी ही कहानी कोरोना काल में अनाथ हुई मेरठ में रहने वाली इन 3 लड़कियों की भी है। कोरोना काल में 2 दिन के अंतराल पर ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। ये तीनों बेटियां 2 दिन में अनाथ हो गई। सर से माँ बाप का साया उठ जाने के बाद भले ही इन तीनों को बहुत दुख हुआ हो, लेकिन बेटियों की आंखों में माँ बाप के सपने पूरे करने का जज्बा दिखता है। बड़ी बेटी ने न सिर्फ अपने आंसू पोंछे, बल्कि वो अपनी दोनों बहनों का सहारा भी बनना चाहती है। 16 साल की उम्र में अनाथ हुई बड़ी बेटी का कहना है कि वो टीचर बनकर अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देगी। ये तीनों बेटियां अपनी दादी के पास किराए के मकान में रह रही हैं। मम्मी की तबीयत 10-15 दिन से बुखार आ रहा था। दवाई लेके ठीक भी हो गई थी। 28 तारीख को एकदम से अचानक हो गया। धर्मपाल के गए तो उन्होंने कहा कि कोरोना के लक्षण लग रहे, तो उन्होंने एडमिट को मना कर दिया। फिर कमल हॉस्पिटल गए, उन्होंने भी एडमिट को मना कर दिया। फिर सरकारी हॉस्पिटल में जब हम लेके गए तो उतार भी नहीं पाए थे, तो फिर तभी मम्मी ने दम तोड़ दिया था। और पापा भी ऑक्सीजन की कमी से ही गए थे। कितने दिन बाद उनके तो अच्छी बात यह है कि सरकार ऐसे लोगों का सहारा बन रही है। अगर आप सक्षम हैं तो आप भी ऐसे लोगों की मदद कीजिए। और ये खबर आपके लिए है, आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं। अगर आप में क्षमता है तो न्यूज़ 18 यूपी यूके देगा आपको मौका। आप न्यूज़ एंकर रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो हमें अपना 1 मिनट का वीडियो लॉगिन कर भेजिए। news18.com/UP एंकर रिपोर्टर। शॉर्टलिस्ट लोगों को मौका मिलेगा। नारे का वीडियो वायरल हुआ, चटक मटक पर किया शानदार डांस। तलाक के बाद बेटे आजाद के साथ टेबल टेनिस खेलते नजर आए आमिर खान और किरण राव। वायरल हुई तस्वीरें। श्वेता तिवारी को कोर्ट से मिली राहत। अभिनव कोहली ने लगाया था एनओसी पर फर्जी सिग्नेचर का आरोप। नेटफ्लिक्स पर साथ नजर आएंगे राधिका आप्टे और राजकुमार राव। रिलीज हुआ मोनिका ओ माय डार्लिंग का फर्स्ट लुक। हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शॉ समेत 9 खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ T20